हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। एंड आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं लैंग्वेज प्लानिंग के टॉपिक को, जो कि ब्लॉक 7 लैंग्वेज इन यूज 2 यूनिट 2 है। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में लैंग्वेज प्लानिंग को डिस्कस किया था, तो आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग। गाइस, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग, यानी कि लैंग्वेज प्लानिंग जो है वो कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें स्टेटस प्लानिंग, यानी स्टेटस प्लानिंग नाम से ही पता चल रहा है उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग जो प्लानिंग की जाती है। स्टेटस प्लानिंग इज द एलोकेशन ऑफ अ लैंग्वेज और वेराइटी टू फंक्शनल डोमेन्स विद इन अ सोसाइटी, thus affecting the status or standing of a language। स्टेटस प्लानिंग बेसिकली होता क्या है, लैंग्वेज का या उसके वैरायटी को एलोकेट करना जो कि डोमेन करते हैं विद इन अ सोसाइटी, यानी कि उसकी स्टेटस के मतलब उसके उस लैंग्वेज के स्टेटस के अकॉर्डिंग उसे प्लान किया जाता है विद इन अ सोसाइटी, जिससे कि वो उसके स्टेटस और उस लैंग्वेज की स्टैंडिंग को इफेक्ट करता है। Authors like Hinz Kloss and William Stewart stipulated 4 qualities of language that determine the status। अब जो ऑथर्स थे हिंस क्लॉस और विलियम स्टीवर्ट, उन्होंने 4 क्वालिटीज बताई थी लैंग्वेज प्लानिंग की। स्टेटस प्लानिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने 4 क्वालिटीज बताई थी। अब हम जानते हैं 4 क्वालिटीज क्या क्या। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है लैंग्वेज ओरिजिन, whether a given language is indigenous और imported to speech community, यानी लैंग्वेज का ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ, कि क्या वो लैंग्वेज इंडिजीनियस यानी वहीं की है या फिर कहीं से इम्पोर्ट की गई है। सेकेंड पॉइंट इज डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यानी उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की डिग्री क्या है। Extent to development of formal set of norms that define correct usage, यानी कि उस लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो किस एक्सटेंट तक हुआ है और उसकी यूजेज कितनी है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें ज्यूरिडिकल स्टेटस, यानी उसका जुडिशियल स्टेटस क्या है। फर्स्ट है सोल ऑफिशियल लैंग्वेज है वो, जैसे कि फ्रेंच है फ्रांस में और इंग्लिश है यूनाइटेड किंगडम्स में। सेकेंड पॉइंट है जॉइंट ऑफिशियल लैंग्वेज है, एग्जाम्पल इंग्लिश एंड अफ्रीकन्स इन साउथ अफ्रीका। और थर्ड पॉइंट है कि क्या वो रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे कि इग्बो इन नाइजीरिया। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है वाइटलिटी, द रेशियो और परसेंट ऑफ यूजर्स ऑफ लैंग्वेज टू द टोटल पॉपुलेशन। वाइटलिटी किसे प्रेजेंट करता है, ये रेशो या परसेंटेज हम कह सकते हैं यूजर्स ऑफ लैंग्वेज टू द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि एक कम्युनिटी में एक लैंग्वेज के जितने यूजर्स हैं उसके रेशो में टू द टोटल पॉपुलेशन। अब इसमें बी पार्ट आता है कॉर्पस प्लानिंग। अभी तक हमने बात की थी स्टेटस प्लानिंग के बारे में, अब दूसरा जो टाइप है वो है कॉर्पस प्लानिंग। इट रेफर्स टू द लैंग्वेज रिसोर्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड टेक्स्ट। इट जनरली इन्वॉल्व्स प्लानर्स विद ग्रेट लिंग्विस्टिक एक्सपर्टीज, यानी कि जो कॉर्पस प्लानिंग है वो किस चीज़ को रेफर करता है, लैंग्वेज रिसोर्स, एक लैंग्वेज रिसोर्स को वो रेफर करता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर और टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है, और ये ज़्यादातर जो लिंग्विस्टिक के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इसमें है कॉम्प्रिहेंसिव वर्सेस पार्शियल प्लानिंग। Comprehensive planning is a language planning in which both status and corpus problems are taken care of। Comprehensive planning में क्या होता है, जो corpus planning और status planning दोनों को ही टेक केयर किया जाता है। पार्शियल प्लानिंग में नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें पार्शियल प्लानिंग की जाती है, फुल प्लानिंग नहीं की जाती। सेकेंड इसमें आता है ग्लोबल वर्सेस लोकल प्लानिंग। ग्लोबल प्लानिंग नाम से ही पता चल रहा है जो ग्लोबली प्लानिंग की जाती है, और लोकल प्लानिंग यानी वो जो प्लानिंग एक लोकल लेवल पे की जाती है। Global planning takes care of major socio-psychological
and emotional of large masses linked with language, while local planning includes problem pertaining to individual or small groups. यानी कि जो ग्लोबल प्लानिंग है वो एक ग्लोबल लेवल पे की जाती है, किसमें सोशो साइकोलॉजिकल और इमोशनल फेजेस देखे जाते हैं लोगों के, ठीक है, यानी एक ग्रेट मास ऑफ पीपल, यानी काफ़ी सारे लोगों का कह सकते हैं एट अ ग्लोबल लेवल। हालांकि जो लोकल प्लानिंग है वो किसके लिए की जाती है, एक स्मॉल ग्रुप या एक इंडिविजुअल के लिए की जाती है। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मीन्स ऑल प्लानिंग डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग नाम से ही पता चल रहा है कि वो प्लानिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इट मे इंक्लूड ऑल्सो द अकेडमिक्स एंड इंस्टीट्यूशन विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, या फिर इसमें इसके अलावा ये भी इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग नाम से ही पता चल रहा है, यानी वो प्लानिंग जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जाती, दैट प्लानिंग इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। फोर्थ पॉइंट इज एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक प्लानिंग। इंट्रिंसिक का मीन्स होता है इंटरनल और एक्सट्रिंसिक का मीनिंग होता है एक्सटर्नल, यानी आंतरिक और बाहरी। इंट्रिंसिक प्लानिंग ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन इंटीग्रल टू द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि इंट्रिंसिक प्लानिंग कब होती है, जब लैंग्वेज के इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्लानिंग। और एक्सट्रिंसिक प्लानिंग ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द लैंग्वेज, नो डायरेक्ट चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज टेक्स प्लेस। यानी एक्सट्रिंसिक प्लानिंग क्या होती है, वो प्लानिंग जिसके कारण लैंग्वेज के एक्सटर्नल फैक्टर्स में चेंज आते हैं, इससे लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में नो डायरेक्ट चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज टेक्स प्लेस, यानी कि एक्सट्रिंसिक प्लानिंग से लैंग्वेज में कोई भी डायरेक्ट चेंज नहीं आता। इसका लास्ट पॉइंट आता है मैक्रो वर्सेस माइक्रो प्लानिंग। मैक्रो मीन्स एट अ लार्ज लेवल एंड माइक्रो मीन्स एट अ स्मॉल लेवल। माइक्रो प्लानिंग इज कैरिड आउट एट द लोकल लेवल, यानी जो माइक्रो प्लानिंग है वो लोकल लेवल पे की जाती है, वाइल मैक्रो प्लानिंग टेक्स प्लेस एट गवर्नमेंट लेवल। लेकिन जो मैक्रो प्लानिंग है वो गवर्नमेंट लेवल पे की जाती है। सो इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक आता है गोल्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन, वाई लैंग्वेज प्लानिंग इज एसेंशियल इन एनी कम्युनिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज प्योरिफिकेशन, सेकेंड इज लैंग्वेज रिवाइवल। बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि जो लैंग्वेज प्लानिंग है उसके गोल्स क्या हैं, यानी कि लैंग्वेज को प्लान करने के गोल्स क्या हैं, या फिर लैंग्वेज प्लानिंग जो है वो किसी भी कम्युनिटी में असेंशियल क्यों होती है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है लैंग्वेज रिफॉर्म, फोर्थ इज लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन, फिफ्थ इज लैंग्वेज स्प्रेड, सिक्स्थ इज लेक्सिकल मॉडर्नाइजेशन, सेवेंथ इज टर्मिनोलॉजी यूनिफिकेशन, एट्थ इज स्टाइलिस्टिक सिंप्लीफिकेशन, नाइन्थ इज इंटरलिंगुअल कम्युनिकेशन, टेंथ लैंग्वेज मेंटेनेंस, 11th ऑक्सिलरी कोड स्टैंडर्डाइजेशन। और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो कि है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज प्लानिंग, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज सोशियो डेमोग्राफिक, सेकेंड इज लिंग्विस्टिक, थर्ड इज सोशियो साइकोलॉजिकल, फोर्थ इज पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड फिफ्थ इज रिलीजियस। सो गाइज फाइनली वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इसमें मैं कवर कर दूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।